राघव एक सिंपल सा लड़का जो कि एक छोटे से कस्बे में रहा करता था, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता था। राघव की ज़िंदगी काफ़ी शांत थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर से वापसी और रात को माँ बाप के साथ टीवी देखना। पर राघव के माँ बाप की सिर्फ एक ही टेंशन थी कि हमारा बेटा 32 साल का हो चुका है। राघव 32 साल का हो चुका था और उसकी शादी नहीं हुई थी। और हर माँ बाप को, जो कि मतलब लड़का अगर जॉब करने लग जाए तो तभी से वो शुरू हो जाता है कि बेटा अब शादी कर ले, अब घर बसा ले। राघव एक अच्छी जॉब करता था, अच्छी खासी कमाई कर रहा था, लेकिन 32 साल का हो चुका था और माँ बाप को सिर्फ यही टेंशन खाई जा रही थी कि बच्चे की शादी नहीं हुई है। वेल, ऐसा नहीं था कि राघव को शादी नहीं करनी है या कुछ और, लेकिन राघव को बस उसके पसंद की लड़की मिल ही नहीं रही थी। उसने हर जगह ट्राई करके देख लिया, मैट्रिमोनियल साइट्स, लोग जो सजेस्ट करते हैं कि ये लड़की को देखा, उस लड़की को देखा, ये मतलब हर चीज़ ट्राई कर ली, लेकिन उसको उसकी पसंद की लड़की नहीं मिली। कभी कोई लड़की मिलती तो उसकी वाइब उसके साथ मैच नहीं करती, कभी कोई लड़की के साथ वाइब मैच करती तो उसके कुछ जवाब ऐसे होते लड़कियों के कि राघव को लगता है यार इसके साथ फ्यूचर नहीं देख सकता मैं। मतलब कभी कोई लड़की बोल देती कि मैं घर का काम नहीं करूँगी, कोई बोल देती मुझे बच्चे पसंद नहीं है, कोई बोल देती मैं फैमिली वालों के साथ नहीं रहूँगी, मैं अलग रहूँगी। तो राघव को कोई भी ऐसी पसंद आ ही नहीं रही थी। वेल, घर वालों ने अपने बाकी रिश्तेदारों को भी बोल के रखा था कि कोई अच्छी लड़की हो ना प्लीज़ बताइएगा। और ऐसी एक रिश्तेदार होते हैं जो कि राघव के घर वालों को बोलते हैं कि हमारी नज़र में एक लड़की है, एक लड़की जो कि बहुत अच्छी है और राघव के लिए शायद वो एकदम परफेक्ट रहेगी। लड़की सुंदर है, सुशील है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि उसके घर वाले नहीं है। वो बेचारी अनाथ है, हमारे गांव से थोड़ी सी दूर रहती है, लेकिन हाँ, हमें लगता है कि राघव को उससे एक बार मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। शायद राघव की किस्मत में वो हो और उसकी किस्मत में हमारा राघव। अब राघव शुरू में तो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन उसकी जो मॉम होती है उसे जोर देती है कि बेटा जा, मिल के आ और देख, अच्छी लगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मिलने तो जा। फाइनली राघव हाँ कर देता है। अब राघव लड़की से मिलने जाता है। गांव के थोड़ी सी बाहर एक पुरानी हवेली जैसा एक घर होता है और जब राघव उस लड़की को देखता है 2 मिनट के लिए तो उसकी सांसें वहीं पर रुक जाती है। उस लड़की का नाम वैदेही होता है और वो लड़की इतनी सुंदर थी कि राघव ने इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की शायद ही कहीं देखी हो। उसकी हाइट काफ़ी लंबी थी, गहरी हरे रंग की साड़ी उसने पहनी हुई थी, उसके बाल एकदम टाइट जूड़े में थे। सिर्फ उसके बालों की 2 लटें थी जो कि उसकी आंखों पर गिर रही थी और सबसे खास उसकी आंखें थोड़ी अजीब थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें कुछ बयां करना चाहती हो, लेकिन शायद ना कर रही हो। उसकी नज़र जैसे ही राघव से मिलती है, राघव 1 मिनट के लिए पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, क्या सोचूं, क्या देखूँ। वो बस वहाँ खड़ा था और वैदेही को बस निहारता जा रहा था। वैदेही राघव के पास जाती है और मुस्कुराते हुए धीरे से नमस्ते बोलती है। थोड़ी देर इन दोनों के बीच बातें होती है और फिर राघव वापस नीचे आ जाता है। राघव अपनी माँ को बोलता है कि वैदेही शांत है, खूबसूरत है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए थी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। राघव के मंजूर करते ही माँ भी बड़ी हैरान हो जाती है कि हमारा लड़का जो 10 बार लड़कियों से मिलने जाता है, 10 तरह के सवाल पूछता है, पूरा एनालाइज करता है और फिर जाके हाँ या ना बोलता है, आज बस कुछ 5-10 मिनट के लिए गया और वो हाँ बोल के आ गया। मतलब माँ बाप तो खुश ही थे क्योंकि वो तो चाहते थे कि राघव की शादी हो जाए। राघव बोलता है कि अब 3 दिन में हम शादी कर लेंगे। बाकी सब पूछते हैं कि भाई इतनी जल्दी क्यों, इतनी भी क्या जल्दी है। तो राघव बोलता है कि पता नहीं, बस मुझे लगता है कि मैं इस लड़की को जैसे पहले से जानता हूँ। वेल, अब 3 दिन के बाद बड़ी धूमधाम से एक मंदिर में इन सब की शादी हो रही होती है। रिश्तेदार आए हुए हैं, पूरा गांव आया हुआ है, वहाँ पे काफ़ी खुशी का माहौल है। राघव फाइनली वैदेही को सिंदूर लगाने वाला है और जब वो लगाने जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वैदेही अचानक से हंसने लग जाती है। मतलब हंसना ऐसे जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन जैसे उसके मन में कुछ चल रहा है, जैसे कि वो काफ़ी टाइम से इसी वक्त का इंतज़ार कर रही हो। वो हंस रही थी, स्माइल कर रही थी और राघव उसी समय ऐसा नोटिस करता है कि वैदेही की आंखें, जो कि राघव को सबसे ज़्यादा सुंदर लगती थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों का कलर बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखें एकदम काली हो गई थी। राघव को लगता है कि वो उसका वहम है, क्योंकि जब वो एकदम से वापस देखता है तो आंखें एकदम नॉर्मल थी। और इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए राघव फाइनली वैदेही को सिंदूर लगा देता है और अब इन दोनों की शादी फाइनली कंप्लीट हो जाती है। शादी के बाद वैदेही राघव के घर आ जाती है। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था। वो सबके लिए चाय बनाती है, मंदिर में दिया जलाती है और चुपचाप कमरे में चले जाती है। वैदेही बहुत शांत थी, सबसे बहुत ज़्यादा बातें वो करती नहीं थी, अपने काम करती थी, सबकी सेवा करती थी और अपने रूम में जाकर आराम करती थी। राघव अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था।
उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी और अब वो सबसे यही कहता फिरता था कि मैं बहुत लकी हूँ जो वैदेही जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आई। इतनी सुंदर, इतनी सुशील और इतनी प्यारी लड़की मुझे लगता ही नहीं था कि कभी मैं डिज़र्व करूँगा या कभी मुझे मिलेगी, बट आई वॉज लकी कि मुझे वैदेही मिली। लेकिन एक हफ्ते के अंदर चीज़ें बदलने लगी। एक रात की बात है जब राघव सोने से पहले अपने बालकनी का डोर बंद करता है, लॉक चेक करता है कि हाँ अच्छे से बंद हुआ है और उसके बाद सोने चले जाता है। लेकिन जब राघव सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी बालकनी से उसके डोर तक फुटप्रिंट्स बने हुए थे ज़मीन पर, काफ़ी गीले, और ऐसा लग रहा था कि कीचड़, जैसे कि कोई नंगे पाँव कीचड़ में गया है और उसके बाद वो बालकनी से उसके डोर तक गया है। तो वो फुटप्रिंट्स पूरे उस तरीके से बने हुए थे। ये खुद में एक अजीब बात थी कि ये फुटप्रिंट्स कहाँ से आए, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि वो जो फुटप्रिंट्स थे उनका शेप कुछ अजीब सा था। मतलब अंगूठा छोटा लग रहा था और जो बाकी उंगलियां थी वो अंगूठे से बड़ी थी। और एक और अजीब बात थी कि एक पैर ऐसे सामने की तरफ जा रहा है और दूसरा पैर उल्टे होके सामने की तरफ जा रहा था, जो कि खुद में बहुत अजीब बात है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। राघव वैदेही को पूछता है कि ये सब क्या है, ये कहाँ से आया। वैदेही सिर्फ एक लाइन राघव को बोलती है कि पानी सब कुछ याद रखता है, और ये बोलकर वैदेही चुपचाप वहां से चली जाती है। अब राघव ने नोटिस किया कि वैदेही, जो कि उसकी बीवी थी, वो कभी भी राघव से पहले नहीं सोती थी। वो हमेशा विंडो के पास खड़ी होती थी और बाहर अंधेरे में देखती रहती, कुछ बड़बड़ाती रहती, कुछ खुद से बोलती रहती थी। और जो भी वो बोलती थी वो राघव को समझ नहीं आता था, क्योंकि वैदेही कुछ अननोन भाषा में ही ये सारी चीजें बोलती रहती थी। अब इसके बाद वैदेही में कुछ चेंजेस आने लगते हैं जो राघव नोटिस कर रहा था। जैसे कि वैदेही ना बहुत ज्यादा खोई रहती थी। जैसे उसको चाय दे दो तो वो चाय तो पकड़ लेगी, लेकिन वो कहीं और ही सोचती रहेगी और चाय पिएगी ही नहीं। उसको खाना बनाने भेज दो तो ना नमक डालेगी, ना मिर्च मसाला, कुछ भी नहीं डालेगी, और बस ऐसे ही वहाँ पे खड़ी रहेगी। और एक और चीज़ कि अब राघव और वैदेही की शादी को करीबन 1 महीना होने को आ गया था, लेकिन वैदेही राघव को अपने पास आने ही नहीं देती थी, जैसे कि मानो वो बस उससे दूर जाना चाहती है। अब एक बार की बात है, ये सब डिनर कर रहे थे। राघव डिनर पे बैठा हुआ है और वैदेही उसके बगल में बैठी है। वैदेही अचानक से राघव के कान में आकर कुछ पूछने लगती है। वैदेही पूछती है कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा जीवन किसी और ने चुना हो तो तुम क्या करोगे। राघव ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। मतलब वैदेही बोलती है कि मतलब कि ये शादी, मान लो कि शादी करना तुम्हारा डिसीजन था ही नहीं, ये सिर्फ मेरा अकेले का डिसीजन था। मैं तुम्हें अपने पास लेकर आई थी। सोचो कि तुम्हारी इच्छा से कुछ हो ही नहीं रहा, सोचो कि यहाँ पे हर चीज सिर्फ मेरी इच्छा से हो रही हो, तो फिर तुम क्या करोगे। राघव को ये सुनकर बहुत डर लगता है, बहुत क्रीपी और बहुत अजीब सा लगता है। राघव इतना डर गया था कि उस रात को वो वैदेही के साथ उस रूम में सोता ही नहीं है, इनफैक्ट बाहर पड़े सोफे में सो जाता है। अब इसी रात की बात है, करीबन 3 बजे राघव की आंख अचानक से एक ठंडे झोंके के साथ खुलती है। उसे अजीब सी ठंड का एहसास होता है। अब वो उठ तो जाता है, अपनी आंखों को ऐसे सहलाते हुए वो अपने रूम की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि वैदेही रूम की विंडो पर बैठी हुई थी, बाहर देख रही थी और उसके बाल पूरे हवा में ऐसे लहर रहे थे। राघव ये सब देखकर काफी डर जाता है। वो जाकर अपने मॉम डैड को उठाता है और जैसे ही उसके मम्मी पापा उठते हैं उन्हें एक अजीब से हंसने की आवाजें सुनाई देती है। राघव जब देखता है तो रूम के बाहर वैदेही खड़ी थी, इन तीनों को देखकर हंस रही थी और उन्हें देखकर वो चुपचाप चली जाती है। उस वक्त वैदेही का फेस देखकर सब बेहद घबरा जाते हैं। राघव तो वही अपने पेरेंट्स के पास जाकर ही सो जाता है। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये वैदेही ऐसा क्यों कर रही है। अगली सुबह होती है और जब सब उठकर देखते हैं तो वैदेही नॉर्मली अपने काम में बिजी थी, किचन में जाकर इन सब के लिए खाना बना रही थी, जैसे कि रात को कुछ हुआ ही नहीं है। और राघव और उसके पेरेंट्स किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वैदेही के पास जाकर उससे कुछ पूछे। अगला दिन होता है, राघव अपने ऑफिस चला जाता है, उसके फादर भी किसी काम से बाहर चले जाते हैं। घर में सिर्फ राघव की मॉम होती है और वैदेही होती है। राघव की मम्मी ऐसी आंगन में बैठ के अपना काम कर रही थी कि तभी उनके सामने से वैदेही ऐसे गुजरती है और उनकी नज़र वैदेही के पैर पर पड़ती है और अचानक से उसकी माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। उनको चिल्लाता देख वैदेही एकदम से उनके पास आ जाती है और उन्हें इस तरीके से देखती है जैसे कि उसने इंटेंशनली उसके सामने कुछ ऐसा करा हो जिसे देखकर उसकी माँ डर गई हो। वो हल्का सा मुस्कुराकर राघव की माँ के कंधे पर हाथ रखती है और एकदम आंखों में आंखें डालकर पूछती है कि क्या हुआ माँ जी, और आपने इतनी जोर से चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया। लेकिन जो उसने कंधे पे हाथ रखा हुआ था ना वैदेही ने, वो हाथ बहुत ज़्यादा टाइट था। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हाथ रखा नहीं है बल्कि उसकी माँ के कंधे को वो दबा रही है। उसकी माँ हटाती है उसके पूरे हाथ को और भागती है सीधा घर के बाहर, और बाहर उसकी माँ अपने पड़ोसी के यहाँ चले जाती है
और तब तक घर में नहीं आती जब तक राघव और उसके पापा वापस नहीं आ जाते। जब वो देखती है कि राघव और उसके पापा वापस आ गए तो उसकी माँ भी आ जाती है। राघव और उसके पापा को सब कुछ बता देती है। राघव ये बोल के टाल देता है कि मम्मी वहम होगा, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता। ऑल्दो राघव के दिमाग में चल रहा है कि नहीं, वो पैरों के निशान, वो वैदेही की वो सारी हरकतें, वो सारी चीज़ें राघव के दिमाग में चल रही थी, लेकिन वो अपनी मम्मी को इतना स्ट्रेस में देखकर बोल देता है कि मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं, आप टेंशन मत लो। ये जब तीनों घर में आ जाते हैं तो वैदेही ने वहाँ पे इनके लिए खाना बनाया होता है, डिनर रेडी किया होता है। सब डिनर करने बैठ जाते हैं, सब खाना खा रहे हैं इंक्लूडिंग राघव की मम्मी। लेकिन राघव की मम्मी की नज़र पूरे टाइम सिर्फ वैदेही के पैरों पर थी और इस समय पर वैदेही के जो पैर थे वो एकदम नॉर्मल थे, एकदम इंसानों जैसे। अब सब खा पी कर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं और तब राघव काम का बहाना करके हॉल में ही सोता है। उस दिन राघव को नींद नहीं आ रही थी, वो बस आंख बंद करके लेटा हुआ था। अब राघव ऐसे ही नॉर्मली लेटा हुआ है और उसे किसी के ना आहट सुनाई देती है। वो हल्की सी आंखें खोलकर देखता है, वैदेही उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, जिसे देखकर राघव काफी डर तो जाता है, लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करता है कि वो सोया हुआ है। थोड़ी ही देर में वैदेही आती है, राघव के कुछ बालों को ऐसे काटती है और उन्हें इकट्ठा कर घर के बाहर निकल जाती है। वैदेही के निकलने के कुछ मिनट्स बाद राघव उसका पीछा करता है और उसका ध्यान उसके पैरों पर जाता है, जिसे देखकर राघव वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है, क्योंकि पैर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसकी माँ ने बताए थे। वैदेही के पैर बिल्कुल उल्टे थे। अब राघव वैदेही का पीछा नहीं करता, वैदेही चले जाती है जहाँ उसे जाना था। राघव तुरंत मुड़ता है और दौड़ते हुए अपने घर चला जाता है। चिल्लाते हुए वो अपने घर वालों को जगाता है और उन्हें बताता है कि कैसे उसने वैदेही को देखा और उसके पैर एक्चुअली उल्टे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि राघव की मम्मी बता रही थी। अब ये पूरी रात को चुपचाप सोते रहते हैं। वैदेही भी आधी रात तक तो वापस नहीं आती। सुबह हो जाती है और सुबह होते ही राघव एक पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारी जो शादी की एल्बम थी या फोटोज थी, मुझे वो दिखाओ। राघव उन्हें वो फोटोज दिखाता है जिसमें राघव होता है, उसके मॉम डैड होते हैं और वैदेही होती है। पंडित जी वैदेही को देखते ही बोल देते हैं कि ये कोई लड़की नहीं है, तुम्हें इसकी सच्चाई इसके गाँव में ही मिलेगी। जितना जल्दी हो सके इससे छुटकारा पा लो, वरना तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाएगी। अब राघव पंडित जी को बोलता है कि पंडित जी आप ही हमारी मदद कर दो, लेकिन पंडित साफ मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि इस लड़की से बचाना मेरे बस की नहीं है, मेरे पास इतनी विद्या नहीं है, लेकिन तुम इसके गांव जाओ, वहाँ तुम्हें ज़रूर हेल्प मिलेगी। राघव अपने मॉम डैड को एक रिलेटिव्स के वहाँ छोड़ देता है और वैदेही के गांव चला जाता है। वहाँ पूछताछ करने के बाद फाइनली वो एक मंदिर में जाता है जहाँ पे पंडित जी होते हैं। पंडित जी के पास बैठकर उन्हें वो पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसकी एक लड़की के साथ शादी हुई, कैसे वो हर रात को बाहर चले जाती है, उसके पैर उल्टे होते हैं और कैसे उसका नाम वैदेही होता है। ये सुनते ही पंडित जी पूरी कहानी समझ जाते हैं। अब वो राघव को वैदेही की पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल इस गांव में 20 साल पहले एक लड़की होती थी वैदेही नाम की, लेकिन उसकी 20 साल पहले मौत हो जाती है। बताया जाता है कि उसके ऊपर काला जादू करने का इल्जाम था। गांव वालों का कहना था कि वैदेही आत्माओं पर कब्जा कर लेती है और वो काला जादू तो करती थी, जिसकी वजह से गांव वालों ने मिलकर उसे जला दिया। लेकिन कहा जाता है कि उसकी लाश कभी नहीं मिली। जैसे जैसे पंडित ये पूरी कहानी बता रहे थे, राघव के तो पैर पूरी तरीके से कांप रहे थे। वो पूरी तरीके से सुन्न हो पड़ा था, क्योंकि अभी तक जिससे वो प्यार कर रहा था, अभी तक जिस लड़की के साथ उसकी शादी हुई थी, वो खुद को लकी समझ रहा था। वो लड़की कोई लड़की थी ही नहीं, बल्कि वो लड़की एक चुड़ैल थी। अब पंडित जी राघव को बताते हैं कि बेटा तो उसके साथ शादी से नहीं बल्कि एक संकल्प से बंध गया है, और जब कोई इंसान एक आत्मा के साथ संकल्प लेता है ना, तो उसके साथ जिंदगी भर के लिए बंध जाता है। उससे तुम्हें कोई चीज़ नहीं छुड़ा सकती। या तो आत्मा खुद तुम्हें छोड़ दे या फिर कोई तंत्र मंत्र करके तुम्हें उस आत्मा से छुड़ा लाए, सिर्फ तभी तुम उससे अलग हो सकते हो। अब जो पंडित जी होते हैं वो राघव को एक तांत्रिक के बारे में बताते हैं जो उसकी हेल्प कर सकते थे, और राघव भी बिना टाइम वेस्ट करे उस तांत्रिक के पास चला जाता है और वहाँ जाकर वो सब कुछ बता देता है। तांत्रिक रेडी था राघव की हेल्प करने के लिए। वो उसके साथ उसके गांव जाता है, पर तब तक सब कुछ बदल चुका था। पर जैसे ही तांत्रिक गांव में पहुंचता है, गांव में हड़कंप मच चुका था। राघव जब जाकर देखता है कि आखिर ये हड़कंप क्यों मचा है, तो देखता है कि उसके घर में पूरी तरीके से आग लग चुकी थी और उसकी जो वाइफ थी वैदेही, वो गायब थी। किसी को भी वैदेही का पता ही नहीं चल रहा था कि वो आखिर गई तो गई कहाँ। वो तांत्रिक बोलते हैं कि शायद उस चुड़ैल को पता चल चुका था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, कि फाइनली तू उससे अलग हो सकता है, और इसीलिए उसने आग लगाने का बहाना किया और वो भाग गई। राघव को जब ये पता चलता है तो वो अपनी फैमिली के साथ इस पूरे गाँव को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाता है। कहीं और ये जाकर घर बना देते हैं और वहाँ से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। राघव का बताना है कि उसके बाद से आज तक
राघव की जिंदगी में वैदेही कभी नहीं आई। किसी को कभी पता ही नहीं चला कि आखिर वो राघव की जिंदगी में आई क्यों थी और आखिर वो कहाँ चली गई। बस राघव इसी बात से पूरी तरीके से खुश है कि वो जो औरत थी, वो जो चुड़ैल थी, वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। वेल, हमेशा के लिए गई है या नहीं ये अभी भी नहीं बता सकते। ऑल्दो राघव ने उन पंडित जी का, तांत्रिक का, सबका नंबर सेव करा हुआ है और टाइम टू टाइम वो उनसे बात भी करता रहता है। दुनिया भर के उसने मंदिर नाप लिए, मतलब हर मंदिर में चला गया है। कोई ऐसा मंदिर नहीं बचा जहाँ वो गया नहीं है। वो बस चाहता है कि उसकी ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी बनी रहे और ऐसी चुड़ैल, ऐसी डायन टाइप की औरतें उसकी ज़िंदगी में कभी ना आए। और उसके शादी करने का सपना, उसके माँ बाप का वो हमारा बेटा कुंवारा है, उसकी शादी कब होगी, ये सब उतर चुका है। माँ बाप नहीं चाहते भाई तू अपना अकेले ही रह ले, लेकिन खुश रहे बस। और वहीं पर राघव, वो तो अब लड़कियों से दूर ही रहता है, मतलब वो बात ही नहीं करता लड़कियों के साथ, क्योंकि अब उसे पता ही नहीं है कि आखिर कौन रियल है और कौन चुड़ैल। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। थैंक यू सो मच राघव अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए हुए ईमेल पर आकर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।